बाजार ने बजट को दिया है थम्स अप। 425 अंकों का बड़ा उछाल। सेंसेक्स में निफ्टी हाईज पर पहुंचता हुआ इस रन का 8700 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश। 120 अंकों का बड़ा उछाल। निफ्टी में मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर और बैंक निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा मजबूत है, 2% की तेजी। सबसे बेहतरीन बजट दिख रहा है बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए। और जहां देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन केके मिस्त्री साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केके सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पूरा फोकस साफ दिख रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग पर। ये बताएं सर, जो ऐलान आज वित्त मंत्री ने किए हाउसिंग रियल सेक्टर पर और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, मेरे हिसाब से हाउसिंग के लिए दो बेनिफिट्स है, तीन बेनिफिट्स है। पहली बेनिफिट है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, वेयर अफोर्डेबल हाउसिंग गेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस होने के कारण द कॉस्ट ऑफ फंडिंग कैन कम डाउन। तो ऑल दिस वील हैव टू एग्जामिन ओवर द नेक्स्ट डे और सो, बट इसमें काफी बेनिफिट हो जाएगी। Second benefit that is there, and that scheme, the details of the scheme have not yet been announced. because आपको याद है कि 31 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की हुई थी कि फॉर 12 लाख अप टू 12 लाख रुपीज अफोर्डेबल हाउसिंग loan, affordable housing, if someone has bought, there is a 3% subsidy, and if it is 9 lakh rupees, on 9 lakh rupees, it is a 4% subsidy. अभी जो existing जो scheme है, अभी even now a scheme is in place, वो existing scheme के मुताबिक, if someone has taken a loan पे कोई restriction नहीं है, but if his income is up to 6 lakh rupees a year, which means 50,000 rupees a month, and he's buying an apartment of up to 65 square meters, then on the interest that he pays, there is a 6.5% subsidy that is provided by the government. अभी ये जो नई स्कीम जो आई हुई है, which is the 9 lakh and the 12 lakh scheme, उसकी जो details है, those details are, as I said, not yet in public domain, are not yet known. But जो details hopefully एक दो दिन में जो आ गई, immediately after the budget, one was expecting that. Those details, those schemes, to my mind, will increase the income of the individual. So even people with higher than 6 lakh rupees of income will be eligible for this benefit, and it will hopefully also increase the size of the apartment that can be financed. So a much broader spectrum of the population will get covered under the scheme. So I think there is a lot that has been done for the housing sector, but सिर्फ housing के लिए नहीं है. I think on the whole the budget is a very, very balanced budget. Fiscal deficit 3.2% पे रखी हुई है, which I think is a positive because people thought कि 3.4, 3.5 तक जा सकती है. Most importantly, tax collections are higher, and since tax collections are higher, government's borrowing program is lower. If government's borrowing program is lower, it should push interest rates even lower than what they are today, at least market rates. बिल्कुल। लेकिन आपने जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की मिस्टर साहब, उस पर अगर आप देखें कि जो घोषणा दरअसल नए साल की पूर्व संध्या पे प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसी को बजट में दोहराया गया ऐसा लगता है। और उस हिसाब से जो उस दिन बताया गया था कि अगर आप 6 लाख की जगह 9 लाख पे जाएंगे तो रेट तो जो सबवेंशन है वो 4.5 हो जाएगा, और 12 पे जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट आउटगो जो है सरकार की ओर से बढ़ता नहीं है, या किसी बोरोवर के पास जो फ्लो आ रहा है बढ़ता नहीं। बट एलिजिबिलिटी अलग है ना। आप एलिजिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिजिबिलिटी। अभी जो पहली जो स्कीम थी उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज दैट द इनकम शुड बी नॉट मोर देन 50,000 रुपीज अ मंथ और 6 लाख रुपीज अ ईयर, and that the property that was bought should be less than 65 square meters. अभी जो नई स्कीम जो है, which is 9 lakhs and 12 lakhs with the lower subsidy, 3 and 4% subsidy, in that scheme, if that income level has gone higher, instead of 6 lakh rupees, supposing it's become whatever 9 lakh, 10 lakhs, 8 lakhs, whatever be that figure, it will cover a much wider portion of the population. So the benefit will extend to more people, and therefore the ability for someone like us to lend money to these people will be higher, and this will kickstart growth, because housing is a huge employment generator and a huge contributor to the GDP. बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिस्टर साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और थैंक यू वेरी मच। अब देश के एक और जाने माने बैंकर से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ शिखा शर्मा जुड़ चुकी हैं। साफ तौर पे रियल एस्टेट और उसके बाद बैंकिंग, ये दो सेक्टर सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार के मूवमेंट के ऊपर तय करना चाहें, क्या पॉजिटिव्स दिखे आपने? एक तो बजट बैलेंस है इसमें। अगर हम देखें कि बजट के पहले लोगों की डिमांड क्या थी, तो ये थी कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग किक स्टार्ट करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट स्पेंडिंग नहीं हो रही है,
and we need to encourage consumption, and we need to encourage jobs and employment. So if I look at the budget, वो तीनों चीजों में focus रही है. Infrastructure investment में expenditure increase किया है, consumption को stimulate किया है by reducing the tax rates for the lowest slabs, by increasing investment in the rural area, which will benefit many more people, and affordable housing. I think affordable housing बहुत ज़रूरी और important है, क्योंकि one of course it helps to meet the dream of housing for all, मगर उससे आपकी employment बढ़ती है, because housing is one of the most employment intensive sectors, and it also helps sectors like steel and cement and feeders to the housing sector, and it's a rate sensitive sector. So if we look at the fact कि affordable housing का definition change हुआ है, उसको infrastructure माना गया है, rates कम हो रहे हैं, tax slabs simplify हुए हैं for the middle class, all of this can actually give a big fillip to that sector. And even beyond affordable housing, for normal houses as well, जो tweaking हुई है कि आप 3 साल के बजाय 2 साल में घर बेच सकते हैं, वो एक बेनिफिट है. लेकिन अगर आप ये देखें कि ओवरऑल डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, दो खास चीजें जो मुझे नजर आ रही हैं. एक कि आपको प्रोविजनिंग पे बेनिफिट थोड़ा बढ़ा है, 7.5 की जगह 8.5% हुआ. दूसरे ये जो एनपीएस के ऊपर सिक्योरिटी रिसीट को मार्केटेबल बनाने की कोशिश हुई है. क्या इसको क्वांटिफाई करना मुमकिन है, या इसके इम्प्लीकेशन को आप कैसे समझाएंगे, कितना फायदा किस तरह से होगा? इससे टैक्स में तो बेनिफिट होगा बैंक्स को. आई थिंक एवरी बैंक विल वर्क आउट व्हाट द नंबर इज फॉर देम, मगर देयर विल डेफिनेटली बी अ रिलीफ इन टर्म्स ऑफ टैक्स पेड थ्रू द 7.5 going to 8.5 on NPAs. और ये डिमांड बैंक की बहुत सालों से रही है कि हमारे जब NPAs हो रहे हैं तो इनकम तो ऑन हो नहीं रही, तो उस पर डीम्ड इनकम करके टैक्स का काटना इज not fair in some senses. So I'm glad that the FM has given that relief. But banks का अगर आप सोचें कि banks क्यों खुश हैं, for banks what is good for the economy is good for the banks. So this tax provision is one element, but I think the fact that we have a balanced budget which is good for the economy is the biggest positive rally for banks. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस क्विक कमेंट के लिए. इस वक्त हमारे पास आ रहा है और अभी हम चलेंगे अपने सहयोगी हेमंत घई के पास, तो उनके साथ मोतीलाल ओसवाल जी जुड़ चुके हैं. हेमंत, चलेंगे अपने सहयोगी हेमंत घई के पास, तो उनके साथ मोतीलाल. बिल्कुल प्रदीप, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और एमडी मोतीलाल ओसवाल जी. सर स्वागत है आपका. सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा, गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट, कैसे रेट करेंगे इस बजट को? देखिए, कैपिटल मार्केट के पर्सपेक्टिव से एक्सीलेंट मैं कहूँगा. ओके, कैसे रेट करेंगे इस बजट को? क्योंकि एक तो हमारे लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जी, थोड़ा सा एसटीटी ऑप्शन में आया है, बट दैट्स फाइन, दैट विल इम्पैक्ट अ वेरी स्मॉल सेगमेंट. बट ओवरऑल जैसे काफ़ी जो एक बाजार में चर्चा थी भाई कि कैपिटल गेन से एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि कैपिटल मार्केट से ज़्यादा टैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो लोगों को लग रहा था कैपिटल गेन्स एबुलिश हो सकता है, कि ड्यूरेशन कम हो सकता है, या इवन सर्विस टैक्स का भी जो बढ़ने का एक असर था वो है. फिर ओवरऑल टैक्स रेट भी नहीं बढ़े हैं. सो आई विश कॉर्पोरेट टैक्स, ओवरऑल टैक्स कम हो जाता जैसा प्रॉमिस किया है, लेकिन आई थिंक कंस्ट्रेंट है डेफिनेटली फिस्कल डिसिप्लिन के लिए. सो ओवरऑल फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव एक बहुत आई वुड से मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट है. बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं एक्सीलेंट बजट है. मुझे याद है पिछली बार भी आपने जब ये कहा था तो क्या तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी? क्या लग रहा है आपको, नए हाइज के लिए अब तैयार हो जाएंगे? प्री बजट रैली के बाद अब इस बजट को देखकर आपको लगता है पोस्ट बजट रैली भी देखने को मिलेगी? देखिए, रैली रहेगी मेरे हिसाब से, अनलेस कोई यूएस में ट्रम्प साहब कुछ करनी है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा एक टेंशन है. सो अभी क्या देखिए, शिफ्ट डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से ऑलरेडी हम आगे बढ़ चुके हैं, तो बजट भी एक मोर और लेस इवेंट अभी मार्केट के हिसाब से आई थिंक खत्म हो चुका है. लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को जो ग्रोथ बढ़ाने की जो एक बात हुई है ना, आप देखेंगे कि रूरल सेक्टर में करीब 24% ओवरऑल ज्यादा खर्चा होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करीब 4 लाख 3 लाख 96 करोड़ का जो एक स्पेंडिंग का उनका टारगेट है जी. फिर लॉट ऑफ गवर्नमेंट के जो वीकर सेक्शंस है, आई थिंक एससी एसटी वीमेन यूथ ओल्डर, आई थिंक सो उसमें हर जगह कुछ ना कुछ स्कीम लाके कहीं कहीं एक इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक कोशिश की है. तो मुझे लगता है कि उससे डेफिनेटली हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है डोमेस्टिक इकोनॉमी का बढ़ेगा. ऑलराइट, तो बातें बहुत सारी हैं सर आपसे करने की, लेकिन एक बार स्टूडियो वापस चलते हैं. प्रदीप,
पिछले साल भी हम कह रहे थे कि जो बुल है हमारे बीच में, देखिए ये फॉर्म में आएगा और आया भी, और इस बजट को भी देखकर लग रहा है कि बुल वापस से फॉर्म में आने वाला है। बिल्कुल, बुल फिलहाल फॉर्म में है और बाजार खुश नजर आ रहा है। ओवरऑल इस बजट से अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या कुछ किया गया है, और हम लगातार बात कर रहे हैं बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ और साथ ही इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ भी। सुनील कांत मुंजाल साहब इस वक्त CII से हमारे साथ जुड़े हैं और मेरी सहयोगी प्रियंका संभव उनसे बात कर रही हैं। आइए सुनते हैं। ट्रेंड सेटर बजट आप इसे मानेंगे यहाँ पर? जी, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिग स्पेंड की बात की है और रेल और रोड्स के साथ उन्होंने रिवर्स ऐड किए हैं। सो इस तरह की कई सारी चीजें उन्होंने ऐड की हैं। जो स्किल्स के ऊपर इनोवेशन फंड की बात की है, विच इज मोस्ट वेलकम। डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ऑफ द सिस्टम एंड द प्रोसेस की बात की है, जो कि आगे चल के हम सबको फायदा देगा। फिस्कल प्रूडेंस की राह पर लग रहा है ये बजट आपको? जी, क्योंकि जो 3% का टारगेट था वो 3% तो मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन जो बैंड था उनके पास अवेलेबल उसके अंदर 3.2% तक उन्होंने मेंटेन किया, और ये भी कहा कि अगले 2 साल की मैं कमिटमेंट दे रहा हूं 3% तक ही रहेगा। तो हमेशा एक तरह से इन्वेस्टमेंट जो है नहीं आ रहा है प्राइवेट क्षेत्र से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो हम देख रहे हैं, पर क्या आपको लग रहा है उस तरफ हम कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे? प्राइवेट क्षेत्र की जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो बहुत ही जरूरी है इस समय हमारे मुल्क के लिए, लेकिन वो कम क्यों है ये थोड़ा सोचने की जरूरत है। वो कम इसलिए कि इस समय कंजम्पशन और डिमांड कम है और बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है। जब तक ये कैपेसिटी यूज नहीं होती, जब तक ये डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगी नहीं, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करना प्राइवेट सेक्टर से पॉसिबल नहीं है। कुछ इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही है, लेकिन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट साथ में बढ़ जाए, उससे डबल फायदा होगा। एक, जॉब्स क्रिएट होंगे इमीडिएट पीरियड में, और जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे तो ओवरऑल जो है इंप्रूवमेंट इन सिस्टम, प्रोसेस और इकोनॉमी होगी, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है। क्योंकि सबसे जरूरी जो चीज हमारे लिए इस समय है, अगले 20 या 25 साल हमारा जो फोकस है एज ए नेशन, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और जॉब क्रिएशन के ऊपर रहना चाहिए, और उसकी उन्होंने इंडिकेशन भी दी है। बिल्कुल। तो एक के बाद एक रिएक्शन हमारे साथ लगातार आते हुए, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान नितिन गडकरी साहब, सड़क परिवहन और शिपिंग मंत्री। तो आप कहीं जाएगा नहीं। हमारे साथ है सड़क परिवहन और शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, स्वागत है आपका। एक जो सबसे बड़ा आंकड़ा मुझे बजट स्पीच से याद रह गया है वो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश जो पिछले साल 3 लाख करोड़ था, इस बार करीब करीब 4 लाख करोड़ पे आ गया है। तो सबसे बड़ी भूमिका इस बजट को इंप्लीमेंट करने में मेरा ख्याल है आपकी रहेगी, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से रहेगी, और हमने 96,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्गों को 2 लाख किलोमीटर तक ले जाने का निर्णय किया है। हम लोग जब सरकार आई थी तो 2 किलोमीटर पर डे तक रोड कंस्ट्रक्शन आया था। अब हमारा इस साल दिसंबर में 18 किलोमीटर हुआ है, मार्च तक 30 किलोमीटर हो जाएगा, और अगले साल हम 40 किलोमीटर तक रोड बनाएंगे। और हमने इस साल मार्च एंड तक 15,000 किलोमीटर के काम हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, और 4.5 लाख करोड़ के काम अभी तक हमने दिए हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में इसके कारण बहुत अच्छा काम होगा। गडकरी जी, आप ये भी मानेंगे कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर कोई सरकार निवेश करती है तो इकोनॉमी का एक बड़ा चक्का घूमता है और जॉब क्रिएशन उसको फिर प्राथमिकता मिलती है। उस लिहाज से इस एलोकेशन के चलते, और जहां पर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जो टारगेट्स आप सामने रख रहे हैं, कितने जॉब क्रिएशन के लिहाज से आपके टारगेट्स नजर में हैं? मैं ये मानता हूं कि हमारे सागरमाला प्रोजेक्ट में ही जो स्टडी हमारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने किया है, उसमें 40 लाख डायरेक्ट और 60 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। फिर इनलैंड वाटरवेज के कारण भी और होंगे, और हमारे रोड सेक्टर के कारण भी हम लोग चाहते हैं कि और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, सागरमाला सब पकड़ के हम 5 साल में करीब 5 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पिछले साल के बजट में 97,000 करोड़ रुपए का कुल एलोकेशन केवल रोड के लिए हुआ था गडकरी साहब।
तो फाइनली क्या ये पूरा निवेश हुआ है? आपके कितने किलोमीटर का टारगेट था रोड का पिछले वित्त वर्ष के लिए, चालू वित्त वर्ष के लिए, अभी तो ये साल चल रहा है, और कितना पूरा हुआ? देखिए, हम जब सरकार में आए तब हमारा 2 किलोमीटर पर डे तक रोड कंस्ट्रक्शन आया था। इस पिछले साल हमारा 18 किलोमीटर पर डे था। इस साल दिसंबर एंड तक हमने 18 किलोमीटर पर डे पूरा किया है और मेरा विश्वास है कि हम लोग मार्च एंड तक 30 किलोमीटर पर डे करेंगे। वैसे हमारा टारगेट 40 किलोमीटर का था, हम 30 किलोमीटर तक ही आए हैं, पर मैं अगले साल 40 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर पाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी तक हमने 4.5 लाख करोड़ के काम लगभग अलॉट किए हैं और वो देश के आज तक के इतिहास में सबसे सर्वोच्च हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी हमने निर्णय किया था कि 80% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम लोग प्रोजेक्ट अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे। अब हमने निर्णय किया है कि 50 तक के भी लैंड एक्विजिशन हुआ है तो भी हम लोग अपॉइंटमेंट डेट देंगे और उसके कारण करीब 60-70 हजार करोड़ के काम की डेट हम आने वाले 15 दिन में दे सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, गडकरी साहब, इसके साथ ही सीमेंटेड रोड का हिस्सा बढ़ाने का आपका एक प्रस्ताव रहा है बिटुमेन की जगह, उस पर आप किस तरह से बढ़ रहे हैं? कोई रोड मैप अगर बताएं। कोई नहीं, हमारा हर रोड कंक्रीट का ही बन रहा है, बने तक सब जगह कंक्रीट रोड बन रहे हैं, सीमेंट का उपयोग हम कर रहे हैं। और एक बात जरूर है कि इस बात से मैं थोड़ा सा दुखी भी हूं कि जैसे हमने सीमेंट की मांग बढ़ाई और सीमेंट कसने चालू किया तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्शन को कम ज्यादा करके कार्टेल करके रेट बढ़ाते हैं। तो हमने अभी 385 लाख टन सीमेंट बुक किया है, 120, 130, 140 रुपए पर बैग, टैक्स एक्स्ट्रा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा। और मुझे लगता है इसके कारण सीमेंट में कार्टेल नहीं होगा और हम लोग चाहते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, वो भी 10 पर उनका रिजनेबल प्रॉफिट कमाए और रेट भी ना बढ़ाए। पर ये जो प्रवृत्ति है सीमेंट कंपनियों की, ये अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अगर उन्होंने परिस्थिति का फायदा लेने के लिए प्रोडक्शन कम किया और रेट बढ़ाया तो सरकार को कुछ कानूनी कार्रवाई के बारे में भी जरूर सोचना होगा। ओके, तो आपके ये बात सीएनबीसी आवाज के जरिए जरूर इंडस्ट्री तक भी पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और लौटते एक बार बाजार की तरफ और देखिए आज 700 के बिल्कुल करीब निफ्टी पहुंच चुका है। जी हाँ प्रदीप, जबरदस्त तेजी आप कह सकते हैं बाजार ने अब पकड़ी है। निफ्टी 8690 पर कारोबार करता हुआ 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल इसमें, लेकिन बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है, 413 अंकों की बढ़त और आप कह सकते हैं चौतरफा तेजी का मूड बनता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अब बाजार पर अपनी राय देने के लिए और इस समय आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, 2 जानकार जुड़ गए हैं। निपुण मेहता से लेंगे एक फंडामेंटल राय, टेक्निकल्स पर मानस जायसवाल की भी राय ले लेंगे। मानस, पहले मैं एक टेक चेक आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि जिस तेजी से बाजार ने अपनी चाल और भी मजबूत की है, निफ्टी में खरीदारी का अभी भी मौका दिख रहा है आपको। 8690 पर तेजी करके चलेंगे तो क्या टारगेट अचीव हो सकता है आगे? देखिए, समझने की बात यह है कि जो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड हम करीब पिछले 7-8 हफ्ते से देख रहे थे वो कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि आज निफ्टी ने जो अपना रीसेंट हाई बनाया था 8660 के आसपास उसको ब्रेक किया है। तो ये जो कंटिन्यूएशन है, एक रैली का कंटिन्यूएशन है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पूरा क्रैक हमने 8900 से लेकर 7900 तक देखा था, उसके 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर लगातार निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में इतना स्ट्रेंथ है कि कम से कम अपने जो पिछले हाई 8968 के आसपास के थे, निफ्टी आने वाले टाइम में वो टच करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले शायद 2 से 3 हफ्ते में ही हमें वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल खरीदारी के अभी भी मौके हैं। मैं समझता हूं कि आज के लो जो 8537 के आसपास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह अब आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करेंगे। उसके नीचे ही मंदी करनी चाहिए, उससे पहले हर गिरावट पे खरीदारी करें, अपने स्टॉप लॉसेस 8525 के नीचे लगाएं। 8525 ये होगा स्टॉप लॉस, तेजी करें 8-900 तक जाने की उम्मीद। और क्या चल रहा है इस बीच आप देखिए, आयशर मोटर्स में बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। M&M ऑटो सेक्टर है जो अब देर से तेजी में आया है, पहले रियल एस्टेट और बैंकिंग चला, अब ऑटो से तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है इसको और यहां पर बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। सीमेंट में देखिए अच्छी फॉलो अप बाइंग, ACC और अंबुजा दोनों मजबूती दिखाते हुए, अल्ट्राटेक भी अगर आप देखें तो यहां पर भी अच्छा उछाल आया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये है वो सेक्टर्स जो बढ़ रहे हैं। निपुण मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, क्या इन सेक्टर्स के लिए आप अच्छा एक मुनाफा देखते हैं? आपके फेवरेट पिक्स होंगी इस सेक्टर से अब बजट के बाद? ये सेक्टर्स में क्लियरली प्रदीप
बेनिफिट्स बजट में जरूर मिले हैं। हाउसिंग देखें, बैंकिंग देखें, रियल एस्टेट देखें, सीमेंट पर्टिकुलरली, उसके लिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए जो कहा गया है और रोड डेवलपमेंट के लिए इतना बड़ा जो बजट रखा गया है, उसके लिए उसकी वजह से, और पर्टिकुलरली सीमेंट के रोड जो बनते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट डिमांड सीमेंट में बिल्ड होती है। तो आई थिंक वेरी क्लियरली not just in the short term, something like cement benefits considerably, but अगर हाउसिंग के लिए बेनिफिट देखें तो अगले 1 से 2 सालों में, even if you look at that as shorter term objective, longer term में लो कॉस्ट हाउसिंग 2022 तक तो गवर्नमेंट कही हुई बात है, लेकिन 1 या 2 साल के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो जिस तरह से हाउसिंग डिमांड बिल्ड हो सकती है, ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन फ्रंट। I had to spend more. And therefore, the government had to keep up its spending. Now, in order to spend more, do I just increase the number of schemes, or do I pick up the most successful areas, which have yielded results in the last few years, and I spend on them? And on merits, the first area that deserved spending was rural agriculture. So I do a large part of spending there. I do it in irrigation, I do it in rural roads, I do it in rural housing, I do it in the rural farm sector insurance and so on. So I do a lot of spending there. The second area, keep continuously increase in the social sectors. So we maintained a steady flow, increased it. The third area, in a big way, concentrate on infrastructure. 3,96,000 crores, out of which over 2.5 lakh crores is only transportation. So you enable in a country like this movement. So I have concentrated on spending in these areas. Railways today, out of 1,31,000 crores, I am supporting it 55,000 crores. Now that puts a question mark on the railways itself, but that was a necessity because the railways is an essential part of our life. Highways, ports, telecom connectivity, smart cities, rural roads. Now these are all success stories which are emerging, and therefore I had to build on those success stories. The second thing that weighed on my mind was that what does the economy and the country need today? I therefore, for the first time in the budget, a finance minister has given an honest data that we are a non-tax-paying nation. Very few people do it. And therefore, the burden of taxation comes on the compliant and the taxpayer because he has to pay his share and the evader's share. So I go hard on the evader and I must give some relief to this man. At the same time, I have multiple purposes in giving relief to the small taxpayer. There will be more money in his hand. There is an inflation index which has added up to his cost. And then I want to make paying tax for the evader an attractive proposition. That by paying 5%, claiming all these deductions, you can enter the tax net, half a page return, no scrutiny. So I want to expand this base. So I had multiple purposes in doing that. Post demonetization, I wanted to... टैक्स पेयर बेस को बढ़ाने की कोशिश वित्त मंत्री की रही है इस बजट में, लेकिन आप कह सकते हैं ये पूरी तरह से आम आदमी का बजट जरूर है और बाजार भी इसी पर एक थम्स अप दे रखा है। करीब 400 पॉइंट की बढ़त पर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है, 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल निफ्टी में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन से शेयर है जहां पर इस समय ट्रेड के लिहाज से, लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से आपके लिए मौके हैं पैसे कमाने के। बजट पर बाजार के में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसी पर अब फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए लगभग 1 घंटा बाकी है आज के कारोबारी सत्र को बंद होने में और तेजी का मूड बरकरार है।
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे निपुण मेहता और मानस जायसवाल से। निपुण, आपने कहा कि एक अच्छा बजट है, हमने ऑफ कोर्स हाउसिंग में थ्रस्ट देखा है, लेकिन बैंक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि स्पेशली पीएसयू बैंक्स, जो रिकैपिटलाइजेशन का अमाउंट है बाजार उम्मीद कर रहा था 10,000 करोड़ से ज्यादा का रहेगा। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि टाइम टाइम पर पैसा आता रहेगा, पूंजी डालते रहेंगे, उसके बावजूद ये तेजी आई है। तो क्या वैल्यू दिख रही है इन स्टॉक्स में? क्या आपको लग रहा है अब पूरा जोर लगाकर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए अर्जुदा, मैं ये 10,000 करोड़ के फिगर की वजह से मार्केट्स में बैंक्स में राइज हुआ नहीं समझता हूं, क्योंकि पिछले साल भी मैं बोल रही हूँ उसके बावजूद हुआ है। उसके फिगर बहुत लो है। हाँ, उसके बावजूद इतनी तेजी पिछले साल भी ये लग रहा था कि फिगर काफी लो था। उस कैपिटलाइजेशन से पीएसयू बैंक्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत छोटा है। आई थिंक ये क्लियरली बेनिफिट जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे है, जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला गया है, जिस तरह से हाउसिंग लोन्स के बेनिफिट जो भी बैंक्स हैं वो जो हाउसिंग लोन्स दे रही हैं, जिनकी स्पेसिफिक हाउसिंग लोन सब्सिडरीज नहीं है और बैंक्स जो हाउसिंग लोन्स को बेनिफिट हाउसिंग लोन देंगी, उनका जो बेनिफिट होगा, रिटेल लोन्स को जो बेनिफिट का बेनिफिट बैंक्स को मिलेगा, लोअर इंटरेस्ट रेट्स का बैंक्स को बेनिफिट मिलेगा। शायद जो बैंक्रप्सी कोड में चेंजेस किए गए हैं या फिर जो डिफॉल्टर्स हैं उनको उनके अदर एसेट्स अटैच हो सकते हैं, वो जो अनाउंस किया गया है उसका बेनिफिट जो बैंक्स को मिलेगा, उस वजह से हम बैंक्स में राइज देख रहे हैं। इसमें कोई सिग्निफिकेंटली एसेट क्वालिटी में बदलाव नहीं आ जाने वाला है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में अभी भी कुछ क्वार्टर्स तक ये कंसर्न्स रहेंगे। सो टू अ डिग्री बैंक्स बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दीज अनाउंसमेंट्स, लेकिन हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं इसकी वजह से। सो रन अप लाइक दिस इन अ सिंगल डे प्रॉब्ली ओवरडन, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म पीएसयू के लिए लें, पीएसयू बैंक के लिए, आई थिंक इन द शॉर्टर टर्म पीएसयू बैंक्स काफी रन अप हो चुके हैं, प्रॉब्ली गोइंग अहेड ऑफ व्हाट द बेनिफिट्स। अभी आप लेने की राय नहीं देंगे? अभी मैं पीएसयू बैंक्स लेने की राय नहीं। लेकिन पीएसयू से शिफ्ट होकर प्राइवेट की तरफ जाना इस समय ठीक है? इससे ज्यादा मैं अभी भी एनबीएफसीज को शिफ्ट होना फाइनेंशियल्स में ज्यादा कोई पसंद है आपकी खास करके रिटेल लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस लोन्स जो भी एनबीएफसीज दे रही हैं एज अपोज टू माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में भी इस तरह से रूरल फोकस जो जिस तरह का बजट पे है, उससे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को जो रूरल फोकस रख रही हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। बट आई वुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन तो बजाज, चोलामंडलम, इस तरह की कुछ कंपनियां हम कह सकते हैं जो रिटेल में खासतौर पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन पर आप फोकस रखें, ये सलाह है निपुण मेहता की ओर से फिलहाल। लेकिन मानस, अगर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक्स एनबीएफसीज के बीच एक या दो स्टॉक चुनने हो, क्या चुनेंगे आप आज? देखिए, बैंकिंग में मैं समझता हूं कि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 600-700 पॉइंट्स की रैली हम जल्दी ही देख सकते हैं। और इस क्षेत्र में अगर एक प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक चूज करना होगा तो मैं इंडसइंड बैंक चूज करूंगा, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट्स पे, इवन लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखने को मिला है, मैं समझता हूँ 1400 तक के लेवल्स बिल्कुल इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करें, अपने स्टॉप लॉसेस 1260 रुपए के नीचे लगाएं। अगर पीएसयू बैंकिंग में एक स्टॉक खरीदना होगा तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 170 के लेवल्स को ब्रेक किया स्टॉक ने, जो नेक्स्ट टारगेट है वो करीब करीब 180 के आसपास आता है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 165 के टारगेट्स रहेंगे। एनबीएफसी की बात करें तो भारत फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंस, ये दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। एमएनएम फाइनेंस में लोअर लेवल पे हमें एक रिकवरी देखने को मिली और भारत फाइनेंशियल में तो क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। तो आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर भी 5 to 7% के अपमूव इन दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये इन स्टॉक्स में मेरी नजर रहेगी। चले, तो यहाँ पर मौके इन अलग अलग शहरों में एनबीएफसीज में एमएनएम फाइनेंशियल की बात मानस कह रहे हैं। 2 शहरों पर नजर डालते हैं और उसके बाद विकास खिमानी से भी उनकी राय लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे इस बजट पर। अपोलो टायर्स जिसके नतीजे आ गए और नतीजों के ठीक बाद देखिए 4% तक की तेजी स्टॉक में बनती दिखाई दे रही है। करीब 295 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है और 3073 करोड़ का इनकम का आंकड़ा रहा है। वहीं आयशर मोटर्स में भी हमने देखा है मुनाफा 418 करोड़ और यहां पर भी हमने देखा करीब 3% से ज्यादा का उछाल, 750 रुपए भाग चुका है वो शेयर। तो इन 2 नतीजों पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच हमारे साथ अब ईडलवाइज के विकास खिमानी भी जुड़ गए हैं। विकास, गुड आफ्टरनून। बाजार को तो पसंद आया है बजट, लेकिन आपने डिटेल में पढ़ा होगा, आपने कई क्लाइंट से भी बातचीत की होगी। बताइए, इंस्टीट्यूशनल डेस्क पे कितना एक्साइटमेंट, उत्सुकता है इस बजट को लेकर? ये बहुत ही क्रेडिबल बजट है और प्रो ग्रोथ बजट है। आज जैसे आप देखेंगे तो कुछ मार्केट को 2-3 चीजों में काफी एक्सपेक्टेशन थी। एक तो फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह से डील करते हैं,
दूसरा कि टैक्सेशन में क्या चेंजेस लाते हैं, और तीसरा पॉलिसी लेवल पे क्या डिसीजन देते हैं डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव से। तो आप देखेंगे फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने नीड ऑफ द आवर को ध्यान में रखते हुए 3.2 तक रिलैक्स किया, जो कि 3 उनका टारगेट था, पर चूंकि जीएसटी इस साल में इंप्लीमेंट होगा तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा खर्चे की ज्यादा जरूरत है इकोनॉमी को, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने रिलैक्सेशन किया, एक बहुत ही अच्छा है। दूसरा आप आएंगे तो टैक्सेशन के साइड में देखेंगे तो कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं, कि जो भी चेंजेस उन्होंने किए हैं काफी क्लेरिफाइंग है और प्रोस्पेक्टिव है, और जो उन्होंने एक पाथ डिसाइड किया हुआ है उसकी तरफ ध्यान रखते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कोई टिंकरिंग नहीं किया गया। जो एफआईआई को लेके एक एफपीआई में एक अनिश्चितता थी उनके टैक्सेशन को, उसको क्लियर किया गया है। और तीसरा आप देखेंगे तो जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसकी तरफ भी एक रुझान बनाया गया है, और इंडिविजुअल टैक्स रेट को कम किया है, जो कि एक नया हाउस होल्ड के हैंड में एक्स्ट्रा इनकम लीव करेगी। तो आई थिंक ये जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है काफी अच्छा है, जिसको ध्यान में रख के किया गया है। तीसरा कुछ आप पॉलिसी चीजें देखेंगे तो जैसे कि एफआईपीबी को निकालने की बात की गई है, पॉलिटिकल फंडिंग को रिफॉर्म करने की बात की गई है, कि एक ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई, तो हर क्षेत्र में एक ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की है। तो इस बजट के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर ने दो चीज बहुत नक्की की है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इकोनॉमिक को ग्रोथ में लाने के लिए, दूसरा ट्रांसपेरेंसी को लाने के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है, और आने वाले कुछ सालों में ये एक इसी का एक इंक्रीमेंटल रुझान आपको देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही क्रेडिबिलिटी जनरेट करने वाला स्टेटमेंट है, बजट है। इससे काफी एफआई बहुत ही खुश है, और मुझे लगता है ये स्टेबिलिटी के लिहाज से चूंकि एफआई उस पर ज्यादा नजर रखते हैं, ये अच्छी बात है, शायद रेटिंग एजेंसीज को भी पसंद आएगा। लेकिन इक्विटी मार्केट के लिए विकास ये एक व्यू था कि थोड़ा सा डेफिसिट बढ़ाएं और डिमांड जनरेट करने के लिए ज्यादा कदम उठाएं, जैसे कि टैक्स पे ही राहत थोड़ी बड़ी देते हैं, अब 12,500 रुपए जैसे कि उन्होंने बताया कुल मिलाकर राहत मिल रही है, यानी 1,000 रुपए महीने का हर टैक्स पेयर को। शायद इतनी बड़ा डिमांड बूस्ट नहीं होगा ऐसे समय में, जबकि डिमोनेटाइजेशन के बाद डिमांड ही सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं, ये एक इंक्रीमेंटल पैसा हाथ में छोड़ने की बात होती है। जो दूसरा डिमांड की बात की जा रही है, वो डिमांड आप देखेंगे तो रूरल इकोनॉमी पे काफी खर्चा करने की बात की गई है। जो जिस क्षेत्रों में आप देखेंगे उन्होंने स्पेंड काफी बढ़ाया है, नरेगा का एलोकेशन बढ़ाया है, तो उस एक इन्वेस्टमेंट का जो स्पेंडिंग होगा उसका इनकम इवेंचुअली तो इकोनॉमी में ही जाएगा। तो टैक्स खाली एक ही माध्यम हो सकता है इनकम बढ़ाने का, और बाकी बहुत सारे दूसरे माध्यम उन्होंने जो अनाउंस किए हैं जिससे टैक्स देयर विल बी मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, वो सब अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात की है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पाए का मुद्दा है, जिससे कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ कोर सेक्टर में भी आ सकती है, जैसे सीमेंट, स्टील, और दूसरा उससे लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट होगी। कि आप देखोगे उन्होंने 23,000 करोड़ रुपया अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एलोकेशन किया है, सबवेंशन और दूसरी चीजों को लेके। ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड मेजर है, जिससे रूरल, सेमी रूरल, उसके अंदर काफी इनकम, काफी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और जल्दी से अगर आप जवाब दे पाए कि क्या लगता है मार्च तक इस वित्त वर्ष में नया हाई बन जाएगा मार्केट में? जी, वो कहना बहुत मुश्किल है। बजट बहुत अच्छा आया है, पर हमारे सामने एक यूपी इलेक्शन के तरीके से एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसका इम्पैक्ट बाजार में काफी ज्यादा हो सकता है। तो उसके अराउंड जो भी डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर यूपी इलेक्शन एनडीए के फेवर में जाते हुए दिखते हैं तो बिल्कुल एक नया हाई बनने का माहौल बन सकता है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं होगी। मगर वहां पे अगर कुछ होता है, और थोड़ा इंटरनेशनल माहौल भी देखना पड़ेगा, जिस तरह से ट्रंप साहब अपनी पॉलिसीज कर रहे हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, पर आज बजट के बारे में कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छा बजट है, इसका मार्केट में इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव होगा। ओके विकास जी, शुक्रिया आपका। तो 1 महीने और 10 दिन बाद फिर मिलेंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे, और उस दिन आपसे जानेंगे कि अब आप क्या कहते हैं बाजार पे। शुक्रिया आज। धन्यवाद प्रदीप। इस बीच वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मार्केट का मूड तो एकदम चुस्त है, लेकिन लौटेंगे स्टॉक्स कुछ और स्पॉट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, और साथ ही कुछ और जानकारों की भी ओपिनियन लेकर आएंगे इस बजट पर। स्वागत है आपका एक बार फिर बजट के बाद हमारी इस खास चर्चा में। और आप देखिए धीरे धीरे बैंक निफ्टी 20,000 की तरफ बढ़ता हुआ 400-425 पॉइंट की तेजी हो चुकी है। निफ्टी को लीड करने में बैंकिंग सेक्टर का खास तौर पे योगदान आज के दिन रहा है, जो कि अब निफ्टी अगर आप देखें करीब 125 पॉइंट की तेजी के साथ चल रहा है। मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव, और कुल कारोबार अब तक पहुंच चुका है 5,70,000 करोड़। जबरदस्त वॉल्यूम है यहाँ पे। लेकिन क्या कहते हैं जानकार इस बजट के बारे में? हमारे साथ अब देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज साहब जुड़ रहे हैं। मिस्टर गोदरेज, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बड़ी कंपनीज के लिहाज से शायद एक थोड़ी निराशा की बात है कि केवल एमएसएमई को 50 करोड़ से कम के टर्नओवर वाली कंपनीज को राहत मिली,
वित्त मंत्री ने बड़ी कंपनियों को जो वादा किया था अपने पहले बजट में, वो नहीं निभा रहे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है उस कारण, लेकिन दूसरे प्रोविजन बहुत अच्छे हैं ये बजट के, खास करके कंजम्पशन के लिए ये बजट बहुत अच्छा है, क्योंकि लोअर इनकम लोग का इनकम टैक्स कम किया गया है और रूरल और एग्रीकल्चरल सेक्टर में मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और गोदरेज साहब आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम वो तकनीकी दिक्कत दूर करेंगे और दोबारा लौटेंगे गोदरेज साहब के पास। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार के इस जबरदस्त तेजी वाले रुख में बहुत सारे मौके हैं। देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जो नए हाईज बना रहे हैं। आईटीसी देखिए, एनएफएल देखिए नया हाई बनते हुए, मैक्स फाइनेंशियल्स देखिए यहां पर भी नया हाई बनता हुआ और काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ ये वो स्टॉक्स हैं जो नए हाईज बनाते हुए। तो ऐसे में बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं मार्केट के दिग्गजों की राय। एक बार फिर चलते हैं मोतीलाल ओसवाल हाउस में, जहां पर हेमंत घई हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिल्कुल प्रदीप, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेश कांत और योगेश मेहता, जो हर रोज आपको बेहतरीन शेयर चुन चुन कर बताते हैं जहां पर आपने अच्छा पैसा बनाया भी है। और यहां तो एक ही माहौल है प्रदीप, तेजी तेजी और तेजी, और हमारे बीच में बुल भी मौजूद है। और धर्मेश से पहले पूछते हैं, धर्मेश एक शेयर बताइए जो आप बजट से पहले भी खरीदना चाहते थे और बजट को सुनने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है और लगता है अभी खरीद लें, बताइए। देखिए, फाइनेंशियल स्पेस से माइक्रो फाइनेंस में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी थी हम लोग की बजट से पहले, और भारत फाइनेंशियल वहाँ पर स्टैंड आउट करता है। जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की 2,44,000 करोड़ का मुद्रा बैंक में वो पैसे डालेंगे, तो ये पैसा इवेंचुअली जो रूट आउट होगा वो माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनीज के लिए होगा। और डीमोनेटाइजेशन से जो लोकल मनी लेंडर्स मार्केट्स उठे हैं उसका सीधा फायदा इनको होता है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर माइक्रो फाइनेंस कंपनी टू टैप ऑन दिस एंड कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। बिल्कुल, पहले एसकेएस माइक्रो फाइनेंस से जाना जाता था ये शेयर, और आज देखिए एफएनओ में टॉप 3 गेनर्स में इसने अपना नाम दर्ज करा लिया है। बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। कोई टारगेट देना चाहेंगे इसके लिए? या एक साल के नतीजे से 883 का टारगेट है वैल्यूएशन मल्टीपल के हिसाब से, तो अभी भी स्कोप है। और कुछ दिनों पहले आपने सीएनबीसी आवाज पर मेरे साथ ही एक प्रोग्राम में कहा था कि ये शेयर खरीदना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, तो ये वो शेयर है, अगर आपने तब नहीं खरीदा, बजट का इंतजार कर रहे थे, तो हरी झंडी फिर से मैंने आपको दिलवा दी है धर्मेश जी की तरफ से। लेकिन योगेश जी, आप क्या खरीदना चाहते हैं, बताइए। सर देखिए, जो हिसाब से अनाउंसमेंट हुआ है प्रो पुअर रिलेटेड एरियाज में, तो हमें लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी प्लस द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है, ये दोनों की वजह से काफी सारा एडवांटेज मिलेगा जहां पे टू व्हीलर सेक्टर है। तो हम आपको राय देना चाहेंगे कि अगर टू व्हीलर सेक्टर में कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि रीजनेबल वैल्यूएशन में है, तो हीरो मोटोकॉर्प है, टीवीएस मोटर है, दिस कैन गिव यू अ बेटर रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ कम हो गया था, तो ये महीने से अभी जो नंबर आएंगे उसमें हम आशा रखते हैं कि अच्छा रहेगा। प्लस वैल्यूएशन मल्टीपल पे इट इज वेरी कमेंडिंग, 19-20 टाइम्स पी मल्टीपल पे है, तो हमारा टारगेट है 460 के करीब का। ऑल राइट, तो देखिए आपको 2 नहीं 3 बेहतरीन आइडिया मिल गए हैं। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर खरीद लीजिए। रूरल सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस है, और सीएनबीसी आवाज पर हम आपको बजट से पहले भी कह रहे थे कि बजट भाषण में इसी सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होगा। और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, जिसको आप अब भारत फाइनेंशियल्स के नाम से जानते हैं, यहां पर भी प्रदीप खरीदारी करनी चाहिए। ऐसे ही हम आपको बेहतरीन आइडियाज और बाजार बंद होने से पहले बताते रहेंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में हम इस समय मौजूद हैं। ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत। तो ये 3 नए आइडियाज आपके लिए आते हुए फिलहाल, और अब हमारे साथ स्टूडियो में ट्रेड बुल्स के राजन शाह भी जुड़ चुके हैं। राजन, आप क्या चुन रहे हैं बजट देखकर? प्रदीप, मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं मार्केट के ऊपर। जिंदगी में 2 चीज बहुत ही जरूरी होती है, किसी की भी जिंदगी में 2 चीज बहुत ही जरूरी है। एक है फूड, दूसरा है घर, और ये गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली उसी के ऊपर फोकस किया है। रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है 10 लाख करोड़ रिकॉर्ड, रूरल और एलाइड इंडस्ट्री का आउटले 24% बढ़ा दिया। 24% कोई छोटी बात नहीं है, 10-12% नहीं है, 24% है। तो ये इससे काफी, और मनरेगा में भी काफी इससे जॉब 48,000 करोड़। तो इससे मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में फूड इन्फ्लेशन काफी कम आ जाएगा। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, और इससे एसोसिएटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जैसे फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, ये सब इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। दूसरी चीज जो मैंने कहा, हाउसिंग, एफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर सेलेबल बिल्टअप था, अभी वो कारपेट कर दिया। और दूसरा इंफ्रा स्टेटस दे दिया, तो सस्ते में लोन आपको मिलेगी। तो इससे मेरे ख्याल से, और 1 करोड़ घर बनाने की बात की, तो इससे सीमेंट है, स्टील है, इलेक्ट्रिकल केबल्स है, प्लम्बिंग है, सैनिटरी वेयर, सबको बूस्ट मिलेगा।
तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने ख्याल से किसी चैनल पे सुनी नहीं है, वो है जो अर्बन इंडिया यानी एक्चुअली इंडेक्सेशन की जो ये थी कैपिटल गेन रियल एस्टेट के लिए 1981 से 2001 कर दिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल गेन्स काफी कम आएगा। एक दूसरा नंबर ऑफ इयर्स जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन थी वो 3 से 2 कर दिए। तो इससे सप्लाई आएगा मार्केट में, रियल एस्टेट के दाम घटेंगे और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो उसमें भी एफोर्डेबिलिटी क्रिएट कर दी है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से ये एक जबरदस्त बजट है, मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 दूंगा और एक्सट्रीमली बुलिश हूं। और मुझे लग रहा है कि 1992 में जैसे हमने सीमेंट में तेजी देखी थी, 2000 में जैसे हमने आईटी में तेजी देखी थी, 2008 में इंफ्रा में तेजी देखी थी, वैसी तेजी मुझे अभी एग्रीकल्चर में और एफोर्डेबल हाउसिंग के साथ जो एसोसिएटेड सेक्टर्स है उसमें दिखाई दे रही है। जबरदस्त तेजी नजर आ रही है मुझे। जबरदस्त तेजी का माहौल, और ये कुछ 3-4 सेक्टर्स हैं जहां पर ऑफ कोर्स राजन काफी बुलिश रहे हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर पवन गोयनका भी जुड़ गए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के। डॉक्टर गोयनका, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक जो चीज कॉर्पोरेट इंडिया के लिए रह गई है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा देखें तो वे बजट को लेकर सब लोग खुश हैं। कमी रह गई उस फ्रंट पर? यह सही बात है कि इस बार कुछ उम्मीद थी हमें कि कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 साल पहले अनाउंसमेंट किया था, वी थॉट कि इस साल उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। और पहले भी कुछ एग्जम्पशंस निकाल दिए गए थे पिछले साल, तो दोनों थिंग को कंबाइन करके प्लस द इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन उसको थोड़ा कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें पूरी उम्मीद थी कि कुछ कम होगा। हालांकि एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी अच्छी न्यूज रही है विद 25% टैक्स, सो दैट्स गुड न्यूज। बट इवन फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स कुछ राहत मिलने की हमें पूरी उम्मीद थी। लेकिन इसके अलावा जैसे आपने कहा कि काफी कुछ हुआ है बजट में, जिससे कि लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड मार्केट्स ऑफ कोर्स आर वेरी हैप्पी। वन ऑफ विच इज कि कई चीजों का हमें डर था कि शायद हो जाए, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो नहीं हुआ, गिफ्ट टैक्स नहीं हुआ, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं हुआ, एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी। तो इन सब से काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। और जो एक अननोन का फियर था, वो अननोन का फियर खत्म होने के कारण मार्केट्स अच्छे रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके कारण नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। जो डिमांड में एक रुकावट आ चुकी थी, वो रुकावट भी शायद इस बजट के बाद खत्म हो जाएगी और हमारी डिमांड भी फरवरी महीने से बढ़ना शुरू होगी। यही हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन से प्रोविजन है बजट में जिससे आपको डिमांड बढ़ने की उम्मीद है? क्योंकि मार्केट की ज्यादातर इन्वेस्टर्स की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि बजट में ऐसी चीजें होंगी जिससे डिमांड बढ़े, आपको लगता है ऐसा? उम्मीद मेरी भी थी कि शायद कुछ डायरेक्ट प्रोविजंस बजट में आएंगे, बोथ फॉर डिमांड एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दो चीजें बहुत जरूरी हैं हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर इज काउंटिंग अ लॉट ऑन इनडायरेक्ट इफेक्ट। जो सबसे पहली चीज ये है कि जो फियर ऑफ अननोन जो था कंज्यूमर्स में भी कि बजट में क्या होगा, वो फियर अब खत्म हो गया है। वो फियर खत्म होने के कारण जो एक होल्डिंग बैक डिमांड चल रही थी वो वापस आएगी। लेकिन इसके अलावा दो जगहों पर जो एक फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ने वाली है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जिसमें काफी आउटले बढ़ाया जा रहा है। जो ऑब्जेक्टिव है और टारगेट है बोथ रूरल रोड एंड हाईवे, वो काफी बढ़ाया गया है इस साल। और रूरल इकोनॉमी में और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में काफी ज्यादा एक बजट दिया गया है। So both of these will help to propel demand, especially for those businesses that are rural dependent, and therefore for agriculture equipment, tractor and implements, it should do very well. And for those cars or vehicles that sell more on rural demand, or will do very well. I think the overall prudence of 5.2% fiscal deficit, उससे भी एक positivity आई है markets में, and that will also help. Other thing is that there was no popularism in the budget, and that also brings positive. So a lot of things that have happened to bring positive sentiment. And once the money circulation increases, तो जरूर होगा क्योंकि गांव गरीब किसान की बात है, लेकिन पॉपुलिस्ट नहीं है, तो इंडस्ट्री को भी पसंद आएगा। पवन गोयनका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी राय के लिए। बिल्कुल सही बात है, आप हमारे साथ जुड़े और ये आपने गाइडेंस दिया। तो डिमांड बढ़ने की उम्मीद है गोयनका साहब को। फरवरी ऑनवर्ड्स वो कह रहे हैं कि उनकी डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन 8,700 का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो निफ्टी ने अचीव कर लिया है। जी हाँ, तो यहाँ से अब आगे क्या टिक पाएगा इस लेवल पर, इसी पर नजरें रहेंगी सभी ट्रेडर्स निवेशकों की। हम लेंगे इस मोड पर एक छोटा ब्रेक और इस चर्चा को जारी रखेंगे।